चेन रिएक्शन एंड कंडीशन फॉर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया और स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए प्रतिबंध। जब कोई न्यूट्रॉन किसी हेवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम है उससे टक्कर करता है तो यूरेनियम के टुकड़े होकर दो हल्के न्यूक्लियाई बनते हैं, जिसमें एक बेरियम होता है वह दूसरा जो है वो क्रिप्टन होता है। और एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन जो है वो रिएक्शन में इमिट होते हैं, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रकार जब कोई न्यूट्रॉन हेवी न्यूक्लियाई जैसे यूरेनियम है उससे टक्कर करता है तो टक्कर से हेवी जो न्यूक्लियस है वो दो हल्के न्यूक्लियस में टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को जो है वो न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। और इस जो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस के अंदर लगभग 2.5 न्यूट्रॉन जो है वो हर एक न्यूक्लियर फिशन यूरेनियम के 92 to 35 के लिए जो है वो रिलीज होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमें न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में दो या दो से अधिक फिशन प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलते हैं। मतलब 2 जो है वो लाइट न्यूक्लियाई जो वो हमें मिलते हैं, और यूरेनियम के फिशन से नियरली 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक न्यूक्लियस के फिशन से हमें एनर्जी मिलती है। साथ में इस प्रोसेस में सेकेंडरी न्यूट्रॉन भी मिलते हैं। ये जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूट्रॉन अन्य जो यूरेनियम के न्यूक्लियस है उनसे टकराकर और फिर ये प्रोसेस जो है न्यूक्लियर फिशन का फिर शुरू हो जाता है। इस प्रकार जब न्यूट्रॉन किसी भारी नाभिक से टक्कर करता है तो उसका विखंडन हो जाता है, कुछ न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन जो है वो अपने समीप के अन्य जो पास में स्थित यूरेनियम के न्यूक्लियस है उनसे वो टकराते हैं और फेवरेबल कंडीशन में उनका विखंडन फिर कर देते हैं। इस प्रकार न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने से यह प्रोसेस जो है वो चेन रिएक्शन के रूप में इस्टेब्लिश हो जाता है और इस प्रोसेस को जो है वो चेन रिएक्शन कहते हैं। इस डायग्राम से स्पष्ट है कि जब कोई न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं और साथ में न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। ये न्यूट्रॉन फिर दो यूरेनियम से टकराने से हमें यहाँ पर 4 न्यूट्रॉन मिलते हैं। फिर ये आगे और जो है वो हमें नेक्स्ट साइकिल के अंदर जो है वो 8 न्यूट्रॉन मिलते हैं। नियरली लगभग हैं ये, इनसे कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पहले 1 यूरेनियम था, फिर 2 यूरेनियम का टूटे, फिर उसी अगली साइकिल में 4 यूरेनियम लगभग टूटे। इस प्रकार ये साइकिल बढ़ता जाता है। इसी प्रोसेस को जो है वो चेन रिएक्शन कहते हैं। चेन रिएक्शन होने के लिए कुछ कंडीशन होती है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है उस कंडीशन के अनुसार एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम होना चाहिए। नेचर में जो यूरेनियम मिलता है उसमें 3 आइसोटोप होते हैं, 2 यूरेनियम 234, यूरेनियम 235
और यूरेनियम 238। यूरेनियम 234 जो है नियर अबाउट 0.006% मिलता है। यूरेनियम 235 जो है वो 0.714% मिलता है नेचर के अंदर, और बाकी जो पार्ट होता है लगभग 98.28% ये जो है यूरेनियम 238 होता है। तो नेचर में यूरेनियम 234 की मात्रा वो सबसे कम होती है, लगभग नेग्लिजिबल कह सकते हैं, और ज़्यादा मात्रा जो है यूरेनियम 238 की होती है। लेकिन जो यूरेनियम 238 होता है वो नॉर्मल जो न्यूट्रॉन है या थर्मल न्यूट्रॉन जो हम कह रहे हैं, उन थर्मल न्यूट्रॉन से इनका जो है वो विखंडन नहीं होता है। इनके विखंडन के लिए जो न्यूट्रॉन की एनर्जी है वो लगभग 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, तभी यूरेनियम 238 का जो है वो फिशन हो पाएगा, उसका वो टूटेगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यूरेनियम 238 का जो है वो चेन रिएक्शन में योगदान नहीं होता है, या स्वतः चेन रिएक्शन जो जिस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं उसमें यूरेनियम 238 का कोई योगदान नहीं होता है। तो यूरेनियम 235 की बात करें तो यूरेनियम 235 जो है वो लगभग थर्मल न्यूट्रॉन से टूट जाता है, जिसकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले जब कोई थर्मल न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम 235 से जब टकराएगा तो वह बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। तो चेन रिएक्शन के लिए यूरेनियम 235 जो है उसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। स्वतः चेन रिएक्शन प्रारंभ करने के लिए यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाना ही जो है वो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम कहलाता है। मीन्स नेचर में जो यूरेनियम मिलता है उसमें 238 की मात्रा को अलग कर देना और यूरेनियम 235 की मात्रा अमेंडमेंट में बढ़ा देना ही जो है वो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम कहलाता है। स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए जो दूसरा जो प्रतिबंध है वह है क्रिटिकल मास, क्रांतिक द्रव्यमान। क्रांतिक द्रव्यमान जो है वो एक मिनिमम द्रव्यमान है जिसकी मात्रा फिशनेबल मटेरियल की होने पर ही चेन रिएक्शन जो है वो चालू रह सकती है, और इस जो न्यूनतम मात्रा को है वो क्रिटिकल मास, क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। हम जानते हैं कि यूरेनियम के विखंडन से जो न्यूट्रॉन मिलता है वो एवरेज जो है वो 1 से अधिक होता है, लगभग 2.5 जो है वो न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। और ये सारे जो न्यूट्रॉन होते हैं ये सारे नेक्स्ट जो है यूरेनियम के न्यूक्लियस को विखंडित कर पाएँ यह ज़रूरी नहीं है। इनमें से कुछ जो न्यूक्लियस है वो एस्केप कर जाते हैं सिस्टम से, और कुछ जो है यूरेनियम जिस सेल्ड में रखा हुआ है, जिस कवच में रखा है, उस कवच के द्वारा जो है वो अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, कैप्चर कर लिए जाते हैं। इस प्रकार न्यूट्रॉनों की संख्या जो आगे यूरेनियम को विखंडित करेंगी उनकी संख्या कम हो जाती है। तो फिर उनकी संख्या बढ़ाने के लिए एक जो जिस सेल्ड में यूरेनियम को लिया जाता है उसके लिए जो कैप्चर पावर है वो बहुत कम होनी चाहिए, न्यूट्रॉन कैप्चर की जो पावर है उसकी कम होनी चाहिए, और साथ में लीकेज के द्वारा जो न्यूट्रॉन है उनको भी कम किया जाएगा। बट जो लीकेज के द्वारा जो न्यूट्रॉन का जो लॉस हो रहा है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन का लीकेज है वो तो लीकेज की जो रेट है वो तो पृष्ठ के क्षेत्रफल निर्भर करती है, और उनका जो प्रोडक्शन है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार यदि r त्रिज्या के यूरेनियम को हम एक गोला मान लें तो ये कह सकते हैं कि उनकी जो प्रोडक्शन की जो रेट है वो तो हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, और लीकेज की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर।
इस प्रकार जो प्रोडक्शन की रेट है और जो लीकेज की रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि आर का मान कम हो तो लीकेज का मान ज़्यादा हो जाएगा, प्रोडक्शन रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो आर का मान बढ़ा दें तो प्रोडक्शन की जो रेट है वो ज़्यादा होगी, लीकेज रेट जो है वो कम हो जाएगी। तो एक मिनिमम वैल्यू आर की जिससे कि प्रोडक्शन रेट ज़्यादा हो, लीकेज कम हो और चेन रिएक्शन चलती रहे, उस मिनिमम वैल्यू आर के लिए जो साइज होगा यूरेनियम का, उसका जो द्रव्यमान होगा, उस द्रव्यमान को जो है वो क्रिटिकल मास कहते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। क्रांतिक द्रव्यमान से कम द्रव्यमान होने पर लीकेज ज़्यादा होगा, इसका मतलब चेन रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी और उस द्रव्यमान को जो है वो सब क्रिटिकल मास कहते हैं। और यदि क्रांतिक द्रव्यमान से ज़्यादा का द्रव्यमान है तो उस स्थिति में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लीकेज कम होगा और चेन रिएक्शन चलती रहेगी और इसे कहते हैं ओवर क्रिटिकल मास, अति क्रांतिक द्रव्यमान। और यूरेनियम पिंड के लिए एक मिनिमम द्रव्यमान जिसके लिए चेन रिएक्शन जो है वो लगातार चलती रहती है, उसे हम जो है वो क्रिटिकल मास, क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। तीसरी कंडीशन वो कहलाती है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसे K के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और K इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट in any generation of fission divided by number of neutron present in previous generation of fission of above। K का मान यदि ग्रेटर देन 1 होगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या में जो है वो बढ़ोतरी होगी, न्यूट्रॉनों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी और चेन रिएक्शन चलती रहेगी। और यदि K की वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो जो है वो स्टडी रेट से चेन रिएक्शन चलेगी। और यदि K की वैल्यू लेस देन 1 है तो उस सिचुएशन में जो है वो न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी होती जाएगी पीढ़ी दर पीढ़ी और श्रृंखला अभिक्रिया जो है वो आखिर में रुक जाएगी। श्रृंखला अभिक्रिया को स्वपोषी होने के लिए किसी भी प्रोसेस में न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो एक कम से कम होनी चाहिए किसी भी एक जनरेशन में। तो हर एक पीढ़ी के विखंडन होने के बाद न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो K-1 रह जाएगी। यहाँ K जो है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, या आप कह सकते हो K-1 जो फैक्टर में जो है वो वृद्धि हो जाएगी। अब मान लेते हैं T इक्वल टू 0 पर न्यूट्रॉनों की संख्या n है, तो ज़रूरी है कि यदि K-1 ही अपने माने की वृद्धि दर है किसी भी प्रोसेस में, तो पीढ़ी दर न्यूट्रॉनों की संख्या में जो वृद्धि होगी वो हो जाएगी n K-1। तो किन्हीं दो पीढ़ी के बीच में यदि एवरेज जो टाइम है वो T0 लगता है तो हम कह सकते हैं कि dn/dt इक्वल टू n
K-1/T0, इसको इंटीग्रेट कर दें तो log n इक्वल टू K-1 T/T0 प्लस C। n इक्वल टू n0 हो जब t इक्वल टू T0 हो। इनिशियली ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है n0, तो जिससे C की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी log n0, और इसको सॉल्व करें तो वैल्यू मिल जाती है n इक्वल टू n0 e की पावर K-1 T/T0। इस प्रकार इस इक्वेशन से हमें मालूम चलता है कि यदि k ग्रेटर देन 1 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या में जो है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो वृद्धि होती है, चरघातांकी रूप से इसकी बढ़ोतरी होती है। जैसे k की वैल्यू यदि 1.005 लें तो फिर k की वैल्यू 1.005 और T0 इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड लें और इसको सॉल्व करें तो n/n0 की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है पर सेकंड e की पावर 5 × 10⁻5। तो पर सेकंड कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाएंगे, ज़रा ये संख्या बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो k की वैल्यू है यदि 1.05 हो तो उस स्थिति में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर सेकंड बहुत ज़्यादा मिलेंगे और चेन रिएक्शन जो है वो चलती रहेगी। इस प्रकार सस्टेनेबल चेन रिएक्शन के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन जो है वो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम है, यूरेनियम का समृद्ध होना चाहिए। दूसरा जो है यूरेनियम का जो मिनिमम मास है जिसे क्रिटिकल मास कहते हैं उससे ज़्यादा जो मास होना चाहिए। और तीसरा जो है वो है मेन फैक्टर जिसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। यदि k इक्वल टू 1 है तो उसे हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं, और यदि k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं।